प्रकरण 3 देश भाषा काव्य या वीर गाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुमान रासो, दलपति विजय, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंदोरदाई, जयप्रकाश, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिका। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, बीसलदेव के नरपति नाल, पृथ्वीराज के चंद्रवरदाई, जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार, जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक और रणमल छंद श्रीधर कवि का है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा था। 8 को देश भाषा काव्य और अपभ्रंश में 4 को, ठीक है, जिसमें 6 का वर्णन इस प्रकार में किया गया है। अब पूछेगा कि प्रकरण 3 में कितने पुस्तकों का वर्णन किया गया है? तो 6 का। देश भाषा 6 ग्रंथ का जिक्र किया गया है इसमें, प्रकरण 3 में। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ को प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं में स्थान दिया गया है। इस कारण उनमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। प्रशस्ति काव्य को ही रासो काव्य कहा गया है। इसमें शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 में। हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ये भारतीय सभ्यता के बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण भी उधर उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासों में उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता में न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों विदेशी आक्रांताओं के हमले होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वहाँ लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव के समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम न रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार एवं पुरस्कार का विधान ढीला पड़ गया था। उस समय के जो भाट और चारण किसी राज्य के पराक्रम, विजया, शत्रु कन्या हरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता था, यह रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, जो देखते हैं। 2 रूपों में मिलता है प्रशस्ति मूलक काव्य, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। प्रशस्ति मूलक के 2 काव्य, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर रस के पद प्रचलित छंद दोहे के बजाय प्रायः छप्पा में लिखते थे। दोहे के बजाय
छप्पे में लिखते थे वीर रसपद। यूरोप के वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रहता था वीर रस। आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों के प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य प्रायः सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य है और जो प्राप्त है उसकी सामग्री बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस हेर फेर का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरा फेर बहुत कुछ होता रहा। आते हैं विशलदेव रासो। विशलदेव रासो में काव्य का अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया, अतः हमारी समझ से इसी रसायन शब्द से होते हुए रासो हो गया। नाल के इस विशल देव में, जैसा कि नाल नरपति नाल हैं विशल देव के रचनाकार, जैसे कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन किया गया है। इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर रासों का कहना खटकता है। वीर का रासों कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से असली और मूल रूप कही जा सकती है। इनके विशल देव मतलब विग्रह चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक, जो कि संस्कृत में है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल ने जाली कहा है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल की भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। डिंगल में राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश के मिश्रित को डिंगल। अब आते हैं